नमस्कार दोस्तों। मैं डॉक्टर अमरजीत सिंह यादव अपने यूट्यूब चैनल वैष्णवी क्लासेज बाई अमरजीत सर पर आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। और आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ आप लोगों के बीच में उपस्थित हुए हैं और आप पूरे वीडियो को अंत तक देखिएगा। एक यूपी टेट 2026 जो जुलाई में होने वाला है और डीएलएड के बच्चे हमारे जो फर्स्ट सेमेस्टर में हैं उसी से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जो आज हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। यह जो टॉपिक है देखें, अधिगम के नियम। पहले तो अधिगम के नियम के बारे में समझ जाए। ये अधिगम के नियम किसने दिया है, अधिगम के नियम क्या है। तो यह अधिगम क्या है पहले यह जान जाए। तो सबसे पहले जो अधिगम अनुभव के फलस्वरूप व्यक्ति के व्यवहार में आया अपेक्षित परिवर्तन अधिगम कहलाता है। और अधिगम को हम सीखना भी कहते हैं। सीखना, लर्निंग, या अधिगम कहें या सीखना कहें, एक ही शब्द है। तो अधिगम को हम सीखना भी कहेंगे। तो यहाँ पर हर व्यक्ति में सीखने का अलग अलग प्रकार से हर एक बच्चा या छात्र या व्यक्ति अपने अनुसार अलग अलग रूपों में सीखता है। तो इसी से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक हम लेकर के आप लोगों के बीच में प्रस्तुत हूं, जिसका नाम है अधिगम के नियम, या इसी को कहेंगे सीखने के नियम। ना तो सबसे पहले यह जान जाए कि सीखने के नियम किसने दिया। तो सीखने के नियम व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक ने दिया था। व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक किसने? थॉर्नडाइक ने। और एक व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक है थॉर्नडाइक, और इन्होंने सीखने के संबंधित अपना जो सिद्धांत दिया उस सिद्धांत का नाम था प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत, या उद्दीपक और अनुक्रिया का सिद्धांत। और इस उसी सिद्धांत में इन्होंने अधिगम के नियम की खोज किया था। और इन्होंने मुख्य रूप से अधिगम के दो नियम दिए। महत्वपूर्ण है कि थॉर्नडाइक ने अधिगम के कितने नियम दिए? तो दो, याद रहे, दो। और एक साधारण सा प्रश्न यह भी है कि थॉर्नडाइक ने अधिगम या अधिगम के नियम के जनक कौन है? तो याद रखिएगा, अधिगम के नियम के जनक थॉर्नडाइक है। और थॉर्नडाइक किस वाद के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हैं? तो व्यवहारवाद। थॉर्नडाइक एक प्रसिद्ध व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक हैं, प्रसिद्ध व्यवहारवादी। और इन्होंने सीखने के मुख्य दो नियम दिए जो आप स्नैपशॉट पर देख रहे हैं। एक सीखने का इन्होंने मुख्य नियम दिया और एक सीखने का गौण नियम दिया। सीखने के मुख्य नियम को प्राइमरी लॉ ऑफ लर्निंग कहते हैं। प्राइमरी, सीखने के मुख्य नियम को हम प्राइमरी लॉ ऑफ लर्निंग, याद रहे, प्राइमरी लॉ ऑफ लर्निंग। और सीखने के गौण नियम को इंग्लिश में हम सेकेंडरी लॉ ऑफ लर्निंग, लॉ ऑफ लर्निंग के नाम से हम जानते हैं। एक प्राइमरी लॉ ऑफ लर्निंग और एक सेकेंडरी लॉ ऑफ लर्निंग। सबसे पहले इन्होंने सीखने का मुख्य नियम दिया था। सीखने के मुख्य नियम दिया। और सीखने के मुख्य नियम कितने दिए? तीन। सीखने के मुख्य नियम इन्होंने थॉर्नडाइक ने कितने दिए? तो याद रहे, सीखने के मुख्य नियम थॉर्नडाइक ने 3 दिए। यह मुख्य है। ऐसे संबंधित क्वेश्चन कैसे आते हैं हमारे पेपर में? तो रहेगा निम्नलिखित में से कौन सा थॉर्नडाइक के अनुसार सीखने का मुख्य नियम नहीं है? तो यहाँ दे देगा तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम, आंशिक क्रिया का नियम। तो याद रहे, आंशिक क्रिया का कोई मुख्य नियम नहीं है। आया एक बार तो साधारण सा क्वेश्चन था कि तत्परता के नियम के जनक कौन है? तो याद रखिएगा थॉर्नडाइक। तत्परता के नियम के जनक कौन है? तो थॉर्नडाइक है। और एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे थॉर्नडाइक, जिन्होंने सीखने के नियम दिए। और मुख्य नियम में पहला जो नियम दिया तत्परता का नियम, अगर इंग्लिश में इसे कहें तो लॉ ऑफ रेडीनेस। अब हम लोग चलते हैं कि तत्परता का नियम क्या है। थॉर्नडाइक ने तत्परता का नियम दिया, तो इसमें तत्परता के नियम में क्या है?
तो महत्वपूर्ण है। तत्परता के नियम में इन्होंने बताया कि कक्षा कक्ष में जो छात्र जितना ही अधिक तत्पर होगा, सक्रिय होगा, प्रेरित होगा, वह उतना ही अधिक अधिगम करेगा, सीखेगा, है ना। तो यह तत्परता का नियम कि कक्षा कक्ष में जो छात्र सीखने के लिए यदि तैयार होगा तो वह अधिक से अधिक रूपों में प्रेरित होगा, सीखने के लिए सक्रिय होगा, सीखने के लिए पूर्ण रूप से समर्पित होगा, तो वह अधिक से अधिक अधिगम करेगा। यही नियम बताता है तत्परता का नियम, लॉ ऑफ रेडीनेस। और सीखने के लिए तैयार होगा तो अधिक से अधिक अधिगम करेगा। इसी कारण तत्परता के नियम को तैयारी का नियम कहा जाता है। एक प्रश्न साधारण सा कि ठंडाई के किस नियम को तैयारी का नियम कहा जाता है? तो याद रहे ठंडाई के तत्परता के नियम को तैयारी का नियम कहा जाता है। और कक्षा कक्ष में एक छात्र को शिक्षक किस रूप में सीखने के लिए तैयार करेगा? अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न इसी से आता है कि कक्षा कक्ष में एक शिक्षक छात्र को किस रूप में सीखने के लिए तैयार करेगा? तो अभिप्रेरित करके बच्चे को। दूसरा है कि छात्र के पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़कर, छात्र के पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़कर। जैसे हम देखते हैं कि अगर कोई भी छात्र बीच में अगर अब्सेंट हो जाए, एक दिन न किसी कारणवश अगर न आए, तो जो एक शिक्षक नई विषय वस्तु को स्टार्ट करता है पढ़ाने के लिए, तो जो बीच में जिस छात्र का गैप हुआ वह छात्र विषय वस्तु को अच्छे रूपों में समझ नहीं पाता। इसलिए शिक्षक कक्षा को प्रारंभ करते, विषय के प्रस्तुतिकरण को प्रारंभ करने से पहले कल क्या पढ़ाया था उसके पूर्व ज्ञान से संबंधित 2 या 4 मिनट विषय को रिवाइज करता है ना। तो जिससे हमारे पूर्व जो अब्सेंट थे छात्र वह भी नए ज्ञान से जुड़ जाते हैं। तो यही तत्परता में शिक्षक छात्र के पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ने का कार्य करता है, जिससे छात्र सीखने के लिए तैयार हो जाते हैं। एक महत्वपूर्ण प्रश्न कि ठंडाई के किस नियम में प्रस्तावना कौशल का प्रयोग किया जाता है? तो याद रहे प्रस्तावना कौशल के ही द्वारा शिक्षक छात्र के पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ता है और सीखने के लिए तैयार करता है। तो यही है तत्परता का नियम, जिसमें छात्र के पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ा जाता है और प्रस्तावना कौशल का प्रयोग यही तत्परता के नियम में किया जाता है। यह तत्परता का नियम और समझ में आया होगा। और आगे बढ़ते हैं। सबसे महत्वपूर्ण है तत्परता का नियम किसने दिया? याद रखिएगा, ठंडाई का नाम भूलने न पाए। महत्वपूर्ण है। क्या है तत्परता का नियम हम बताएं। जैसे तत्परता में अगर बच्चा, ध्यान समझे, अगर बच्चा सीखने के लिए तत्पर है, यदि उसे सिखाया जाए तो संतोष प्राप्त होगा। सीखने के लिए तत्पर है, यदि नहीं सिखाया जाए तो उसे खिन्नता प्राप्त होगी। यही तत्परता का ही नियम है। अगर सीखने के लिए तैयार ही नहीं है और उसे जबरदस्ती सिखाया जाए तब भी खिन्नता प्राप्त होगी। यह तत्परता का नियम बताता है। अब हम लोग चलते हैं दूसरे नियम पर, अभ्यास का नियम, और इसे कहते हैं लॉ ऑफ एक्सरसाइज। याद रहे, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, अभ्यास का नियम। अभ्यास का नियम, लॉ ऑफ एक्सरसाइज। अभ्यास का नियम क्या बताता है? नाम से ही स्पष्ट है। यदि विषय वस्तु को शिक्षक ने प्रस्तुतिकरण पूर्व में कर लिया है, तो यदि पूर्व में सीखे गए विषय वस्तु को समय समय पर अगर उपयोग हम करते रहें तो वह हमारे स्मृति में या स्मरण रहता है। यदि समय समय पर उपयोग हम न करें तो वह विस्मरण हो जाता है। तो वह विस्मरण हो जाता है। अगर किसी, जैसे आप ले लें
कि अगर कोई भी विषय वस्तु को अगर आपने सीख लिया है, पूर्व में सीख लिया है, अगर सीखी हुई विषय वस्तु को आप रिवीजन न करें, समय समय पर उसको न दोहराएं, तो सीखी हुई विषय वस्तु भी पूर्ण रूप से विस्मरण हो जाती है या भूल जाती है। या समय समय पर उसको रिवाइज करते रहें तो वह विषय वस्तु मुख्य रूप से स्मरण रहती है या याद रहती है। तो इसलिए यह नियम कहता है कि सिखाई गई विषय वस्तु, देखें अधिगम का नियम है कि कैसे बच्चे को विषय वस्तु को हम पूर्ण रूप से आधिपत्य करा सकते हैं। तो यह नियम कहता है कि जो भी शिक्षक विषय वस्तु को बच्चों को सिखाया है उसका समय समय पर अगर अभ्यास करते रहें, उस ज्ञान का समय समय पर उपयोग करते रहें तो विषय वस्तु स्मरण रहती है। अगर उपयोग न करें तो वह विस्मरण हो जाती है। इसी कारण अभ्यास के नियम को महत्वपूर्ण है। इसी कारण अभ्यास के नियम को उपयोग तथा अनुप्रयोग, उपयोग तथा अनुप्रयोग का नियम कहा जाता है। उपयोग तथा अनुप्रयोग, देखें जो ज्ञान उपयोग में है तो वह स्मरण है, जो ज्ञान अनुपयोगी मतलब रिवीजन हम नहीं कर रहे हैं तो वह विस्मरण हो जाता है। तो थांडाई के किस नियम को उपयोग और अनुप्रयोग का नियम कहते हैं? तो याद रखिएगा, अभ्यास के नियम। अभ्यास, इसीलिए शिक्षक विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण करता है और बीच बीच में जो पूर्व में पढ़ाया था शिक्षक, उससे संबंधित 1 या 2 या 3 प्रश्न बीच बीच में छात्रों से पूछता रहता है। तो इससे क्या होता है कि छात्र सक्रिय रहते हैं और विषय को रिवाइज करते रहते हैं, जिससे वह स्मरण बना रहता है। तो यही शिक्षक को करना क्या चाहिए कि इस नियम के अनुसार कि जो भी विषय वस्तु पढ़ा ली गई है उससे संबंधित छात्रों को समय समय पर प्रश्न पूछने चाहिए या समय समय पर टेस्ट लेना चाहिए। यही बताता है अभ्यास का नियम। अभ्यास का नियम बार बार आप सीखी हुई विषय वस्तु को आवृत्ति या पुनरावृत्ति करने की बात करता है। इसी कारण इस नियम को पुनरावृत्ति या आवृत्ति का नियम भी कहा जाता है। अभ्यास की ठंडाई के किस नियम को पुनरावृत्ति का नियम कहते हैं? अभ्यास। एक प्रश्न इससे संबंधित देख लें, कैसे आपके एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे स्टेट में, चाहे यूपी टेट, चाहे सुपर टेट में। कक्षा 4 का एक अध्यापक विषय वस्तु, पढ़ाई गई विषय वस्तु को समय समय पर उससे संबंधित प्रश्न छात्रों से पूछते रहते हैं, जिससे विषय वस्तु उनको स्मरण रहे। तो वह ठंडाई के किस नियम का प्रयोग कर रहा है? याद रखेंगे, यही उत्तर होगा, अभ्यास के नियम। अभ्यास के नियम को और कहा भी गया है, अभ्यास के नियम से ही संबंधित है कि करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर परत निशान। कितनो जटिल से जटिल विषय हो, यदि डेली का डेली अगर अभ्यास हम करते रहें तो जटिल से जटिल विषय को हम सीख लेते हैं। ठीक उसी प्रकार से जैसे एक सॉफ्ट रेशा है ना, धागे से जो एक डोरी बनती है, हार्ड पत्थर पर बार बार रगड़ खाने से उस पर भी एक लकीर वह बना लेती है। उसी तरह अगर बार बार विषय को हम अभ्यास करते रहें, बार बार अभ्यास करते रहें, तो वह जटिल से जटिल विषय वस्तु को हम सीख जाते हैं। यह कौन सा नियम बताता है? तो अभ्यास का नियम। और अभ्यास का नियम किसने दिया? ठंडाइक ने। और अभ्यास का नियम है मुख्य नियम की गौण, तो याद रहे मुख्य नियम, है ना। यह रहा अभ्यास का नियम। तीसरे नियम पर अगर हम लोग चले, प्रभाव का नियम, इंग्लिश में इसे कहते हैं लॉ ऑफ इफेक्ट। लॉ ऑफ इफेक्ट। उपनामों पर भी विशेष ध्यान देंगे। प्रभाव का नियम, प्रभाव का नाम से ही स्पष्ट है। प्रभाव का नियम क्या बताता है? प्रभाव का नियम, तो प्रभाव का नियम बताता है कि यदि बच्चे को, छात्र को सीखने वाली यदि विषय वस्तु जो सीख रहा है,
यदि उससे सुखद अनुभूति होती है तो वह तीव्र गति से सीखता है। यदि बच्चा सीख रहा हो और उसे दुखद अनुभूति हो रही हो तो वह मंद गति से सीखता है या सीख नहीं पाता है। यही बताता प्रभाव का नियम, है ना। और यह कह रहा कि यदि हम क्रिया करें, कोई भी क्रिया करें, छोटे बच्चों को या वयस्क व्यक्ति कोई भी अगर क्रिया करें और क्रिया करने के बाद सुखद अनुभूति हो, संतोष प्राप्त हो, तो उसे वह अधिगम कर लेता है। यदि दुखद अनुभूति, क्रिया हुई और दुखद अनुभूति हुई, असंतोष प्राप्त हुआ, तो उस क्रिया को वह सीखता नहीं है। इसी कारण प्रभाव के नियम को याद रहे, संतोष, प्रभाव के नियम को संतोष तथा असंतोष का नियम भी कहा जाता है। यह महत्वपूर्ण है। प्रभाव ठंडाई के किस नियम को संतोष और असंतोष का नियम कहा जाता है? तो याद रहे, प्रभाव का नियम। ठंडाई के किस नियम को संतोष और असंतोष का नियम कहते हैं? तो प्रभाव का नियम। इस प्रकार से हम लोगों ने देखा ठंडाई के अनुसार अधिगम के नियम। तो ठंडाई ने अधिगम के दो नियम दिए, एक मुख्य नियम और एक गौण नियम। तो हम लोगों ने इस वीडियो में पूर्ण रूप से मुख्य नियम के बारे में विस्तार से अध्ययन किए और ऐसे ही प्रश्न इसमें आते हैं। तो हमारे देखने वाले सभी बच्चों के लिए आज का परामर्श हमारा कि आज वर्तमान समय में यह जो ठंडाई ने यह नियम दिया, अभ्यास का नियम, तो वर्तमान समय में टीचर बनने के लिए हमें बहुत तेज होने की आवश्यकता नहीं। हमारे सभी जो तैयारी में जुटे हुए हमारे बच्चे हैं उनके लिए हमारा सुझाव है कि वर्तमान समय में बहुत तेज होना जरूरी नहीं है। वर्तमान समय में हमें लेबोरियस होने की जरूरत है, मेहनती होने की जरूरत है। और हम डेली का डेली विषय वस्तु पर अगर अभ्यास करें तो जटिल से जटिल विषय को बहुत सरल से सरल रूपों में सीख सकते हैं। जैसे जैसे हम अभ्यास करेंगे वैसे वैसे सीखने में सुखद अनुभूति होने लगे। जिस दिन सीखने में आनंद की अनुभूति होने लगे, बिना दबाव का हमारा मन किताबों में लगने लगे, तब जान जाए कि हम अपने सही रास्ते पर चलना प्रारंभ करें। इसलिए आपको सीखी गई बात को हमेशा अभ्यास में लेते रहना चाहिए। शिक्षक को भी कि सिखाई गई विषय वस्तु को समय समय पर उपयोग में लेते रहना चाहिए, जिससे हमारे छात्र हमेशा एक नवीन ज्ञान की प्राप्ति के लिए तत्पर रहें। इस वीडियो में हम लोगों ने मुख्य नियम को देखा। नेक्स्ट वीडियो में अधिगम से ही संबंधित, अधिगम के नियम से ही संबंधित हम लोगों गौण नियम को देखेंगे। या हमारे अगले वीडियो में विस्तार से गौण नियम की चर्चा हम लोग करेंगे। आज यहीं तक, और हमारे सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद। और एक नई सूचना के रूप में यही है कि बेसिक में भी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने जितनी भी रिक्तियां हैं, आज उन रिक्तियों के बारे में सूचना हर बीएसए को दे दिया है कि कितनी रिक्तियां हैं। और जल्द ही आप यूपी टेट के बाद सुपर टेट आपको देखने के लिए मिलेगा और जल्द ही रिक्तियां भी मिलेंगी, कितने पद खाली हैं। आप लगे रहिए तन मन समर्पित भाव से, और तब तक लगे रहिए जब तक कि एक पद आपका न हो जाए। इसी सुझाव के साथ आज के हमारी वीडियो में आप सभी लोग जुड़े रहे, अंत तक देखें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम लोग कल अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।